Hello everybody, this is 7th lecture of biology chapter heredity and evolution. इस लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को एक बार शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। तो फिर आइए लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग। स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस काफी कम होती हैं, पर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस कंपैरेटिवली ज्यादा होती हैं। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हर जनरेशन में कुछ पुरानी वेरिएशंस तो ट्रांसफर होती ही हैं, साथ में कुछ न्यू वेरिएशंस भी राइज होती हैं। एक चाइल्ड की फॉर्मेशन में जेनेटिक मटेरियल में फादर और मदर का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। ग्रेगोर जोहान मेंडल, जिनको आज हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, उन्होंने ये समझने के लिए कि एक जीन सेट में कौन सा जीन एक्सप्रेस होता है, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उनका पहला एक्सपेरिमेंट था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें उन्होंने कुछ पी प्लांट्स लिए। उसमें उन्होंने सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक चूज किया, वो था हाइट। क्रॉस ब्रीडिंग करने पर उनको सिर्फ टॉल हाइट वाले पी प्लांट्स मिले, पर फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद उनको 3:1 के प्रोपोर्शन में टॉल और शॉर्ट पी प्लांट्स मिले। फिर उन्होंने अपना सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, वो था डाई हाइब्रिड क्रॉस। इस बार उन्होंने दो कैरेक्टरिस्टिक लिए, वो था शेप और कलर। पहले उन्होंने किया क्रॉस ब्रीडिंग, उसमें उनको सिर्फ राउंड और येलो सीड्स मिले, उनको कोई भी दूसरे टाइप का सीड नहीं मिला। फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद उनको 9:3:3:1 के प्रोपोर्शन में डिफरेंट टाइप के सीड्स मिले। तो ओवरऑल इन दोनों एक्सपेरिमेंट से क्या आप बता सकते हैं कि मेंडल को क्या समझ आया? यस सर, इन दोनों एक्सपेरिमेंट से मेंडल को यह पता चला कि जीन्स दो टाइप के होते हैं, डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन। डोमिनेंट जीन वो होता है जो दूसरों को डोमिनेट करता है, और अगर एक जीन सेट में डोमिनेंट जीन है तो वही एक्सप्रेस होगा। रिसेसिव जीन तभी एक्सप्रेस होगा जब जीन सेट्स में उसके साथ दूसरा जीन भी रिसेसिव जीन है। करेक्ट। अगर सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो मेल का एक्स जीन जब फीमेल के जीन के साथ फ्यूज होता है तब फॉर्म होती है एक बेबी गर्ल, पर अगर मेल का वाई जीन फीमेल के जीन के साथ फ्यूज होएगा तब फॉर्म होगा एक बेबी बॉय। तो ये हमने बात की थी हेरिडिटी की। अब बात आती है एवोल्यूशन की। इसको हमने समझा था बीटल्स, क्रो और बुशेस वाले एग्जाम्पल से। हमने सबसे पहले बात की थी नेचुरल सिलेक्शन की, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो क्रो थे वो रेड बीटल्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे और वो उनको खा जाते थे, पर जो ग्रीन बीटल्स थी वो बुशेस में क्रोस को नहीं दिखती थी, जिसकी वजह से ग्रीन बीटल्स सरवाइव कर पाई थी। तो इस सिचुएशन में नेचर ने ग्रीन बीटल्स को सिलेक्ट किया है, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। फिर हमने बात की थी जेनेटिक ड्रिफ्ट की, जिसमें हमने पढ़ा था कि इसी सिचुएशन में सिर्फ एक चांस की वजह से वो एलिफेंट का जो फुट था वो रेड बीटल्स पर आया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई और व्हाइट बीटल्स ही सरवाइव कर पाई। तो ये एक चांस इवेंट था, इसलिए हमने इसका नाम रखा जेनेटिक ड्रिफ्ट। फिर लास्ट में थर्ड सिचुएशन में हमने पढ़ा था कि स्टार्वेशन की वजह से जो बीटल्स थी वो पहले अनहेल्दी हो गई, पर जब डिजीज वापस चला गया, क्योर हो गया, तब वो वापस हेल्दी हो गई, यानी कि डीएनए में कोई चेंज नहीं आया। तो इसका नाम था स्टार्वेशन। जो नेचुरल सिलेक्शन है और जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो एक माइक्रो एवोल्यूशन ला सकते हैं, पर स्टार्वेशन एवोल्यूशन के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो अब क्या आप स्पीशिएशन के बारे में कुछ बता सकते हैं? यस सर, जब बहुत सारी वेरिएशंस की वजह से दो पॉपुलेशंस फॉर्म होती हैं जो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती, तब उस प्रोसेस को हम स्पीशिएशन कहते हैं। एब्सोल्युटली राइट।
हमने इसे उस बीटल्स, माउंटेन्स और क्रो वाले एग्जाम्पल से स्टडी किया था। हमने ये तक पढ़ा था कि इस प्रोसेस में दो पॉपुलेशंस की उनका डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तक चेंज हो जाता है। फिर हमने एवोल्यूशन को और डीपली स्टडी किया था। हमने समझा था कि दो स्पीशीज के बीच में जितने ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होंगे, उतने ज्यादा वो क्लोजली रिलेटेड होंगे और उतनी जल्दी उनको अपना कॉमन इंसेस्टर मिल जाएगा। हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे। वो थे कि एक ब्रदर और सिस्टर, उनके कॉमन इंसेस्टर होंगे उनके पेरेंट्स, और सिस्टर और उसकी फर्स्ट कजन के कॉमन इंसेस्टर होंगे उनके ग्रैंड पेरेंट्स। फिर हमने ऑर्गन्स के दो टाइप्स को स्टडी किया था। वो थे होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालॉगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जो सेम एवोल्यूशनरी ओरिजिन से राइज हुए हैं पर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और एनालॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं जो डिफरेंट एवोल्यूशनरी ओरिजिन से राइज हुए हैं पर सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जब किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तब उसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, पर हमेशा कुछ इंप्रेशंस या ट्रेसेस रह जाते हैं जिनको हम प्रिजर्व करते हैं और उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। सर, हम अलग अलग मेथड से फॉसिल की एज भी पता कर सकते हैं। दैट्स राइट। फॉसिल की डेप्थ को मेजर करके सेम एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स का रेशियो निकाल के और डीएनए के जरिए डिफरेंसेस को मेजर करके हम फॉसिल की एज का पता लगा सकते हैं। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को ट्रेस करते हुए हमें पता चला है कि हर एवोल्यूशनरी स्टेज पे हर स्पीशीज की अलग अलग ब्रांचेस हो सकती हैं और एवोल्यूशन प्रोग्रेस से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। फिर हमने ह्यूमन एवोल्यूशन को समझा था। हम सबके कॉमन इंसेस्टर्स पहले अफ्रीका में रहते थे और होमो सेपियंस यानी कि ह्यूमन बींग्स का जो एवोल्यूशन है वो अफ्रीका में ही हुआ है। तो ये था हमारा चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इस पूरे चैप्टर से आपको क्या समझ आता है? सर, इस पूरे चैप्टर से मुझे पता चलता है कि जीन्स का फ्लो, वेरिएशंस का फ्लो और हेरिडिटी के फ्लो की वजह से ही एवोल्यूशन हो पाता है। गुड जॉब। सो ओवरऑल इन जीन्स, वेरिएशंस, डीएनए, फॉसिल्स, हेरिडिटी और एवोल्यूशन की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं और ये चैप्टर इस फील्ड का एक बेसिक चैप्टर है। सो हियर दिस चैप्टर एंड्स। स्टूडेंट्स, इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज शेयर कीजिए और इनको लाइक जरूर कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट पीयू स्टैक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के नीचे एक रेड बटन होगा, उसको जरूर प्रेस कीजिए और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको हर बार हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। Click here to go to the playlist of this subject. Click here to go to the playlist of geography subject. Click on the circle to subscribe. And don't forget to visit our website, that is pustack.com, for more awesome videos on various topics. Have a good day.